हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजेस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की साइंस का 5वां चैप्टर चल रहा था, जहाँ पे हमने आधे से ज्यादा चैप्टर को कवर करा दिया था और थोड़ा ही बचा हुआ है। उस बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट कराएंगे। तो फिलहाल हमारे चैप्टर का नाम है शरीर में गति। इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे। और इसके पहले जो भी चैप्टर हुए हैं, अगर आपको चाहिए हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और मैथ्स की भी लिंक मिल जाएगी, और साथ में हमारे ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी की सारी मतलब सारी की सारी ये जो बुक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम टिक करा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जहाँ पे टिक किया है वो भी आपको मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपकी सारी बुक्स जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स है वो भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं, हमने आपको ये सब पढ़ा दिया था। ठीक है, और आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये तो पढ़ा दिया था हमने। हमें स्टार्ट करना है जंतुओं की चाल से। ठीक है, जंतुओं की चाल, जो मानव शरीर में जो हमारी गतियां होती हैं वो तो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं की चाल। ठीक है, तो जंतुओं में सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, केंचुआ दिया गया है। केंचुआ, जिसको हम वर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप क्या है, ये 5वां है। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। ठीक है, इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े या टायल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, परीक्षण में सिंपल से कहना चाहते हैं, किसी आपको फिल्टर पेपर पर रखना है तब इसकी गति को देखना है, फिर कोई चिकनी सतह हो, कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकती है या कोई टायल हो सकता है, किसी पर रखना है, फिर उसकी गति को देखना है कि दोनों की गति में, मतलब दोनों पे इसकी गति में क्या फर्क आता है। ये कह रहे हैं क्या यह गति पेपर पर केचुआ की गति से भिन्न है। ऊपर की दोनों सतहों में से किस पर केचुआ जो है आसानी से चल रहा है। तो भाई हमको देखना है केचुआ जो है किस पर आसानी से चल रहा है। भाई चिकनी सतह पर केचुआ जो है वो आसानी से नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा क्योंकि सतह बहुत चिकनी होगी, इस वजह से। आगे चलते हैं, तो केचुआ जब गति करता है तो इस तरीके से, इसको कोई पैर वगैरह तो होते नहीं, तो अपने शरीर को फुलाकर पिचकाकर इस तरीके से आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है केचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे से सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्चिम भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। ठीक है, केंचुआ की इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। तो कहने इन्होंने बस इतना बोला है, केंचुआ का शरीर जो होता है वो ध्यान से जब हम देखते हैं तो इसमें छल्ले छल्ले टाइप में बना होता है। इसमें कोई अस्थियां नहीं होती है, सिर्फ पेशियों से बना होता है। तो ये कुछ हिस्सा जमीन में चिपकाता है, कुछ को उठाता है, कुछ को फुलाता है। ठीक है, और इस तरीके से अपना शरीर को आगे बढ़ाता है, या कह लो इस तरीके से ये आगे चलता है। ठीक है, फिर ये लिखा है, यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख होते हैं। मतलब ये जमीन में अपने शरीर को किस तरीके से टिकाता है। क्वेश्चन आता है शरीर में किस तरीके से इसका, मतलब जमीन में इसका सिर किस तरीके से टिक जाता है। इसके पैर तो होते नहीं है, तो आंसर है इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख, मतलब बाल जैसी आकृतियां होती हैं। ये सूख पेशियों से जुड़े
होते हैं। ये सूप मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सूप जैसी संरचनाएं होती हैं जो मिट्टी वगैरह में इसकी पकड़ को तेज कर देते हैं या मजबूत बना देते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। तो केचुआ क्या करते हैं, केचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। मतलब भाई हर इंसान यही करता है, जो पच जाता है उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अनपचा मतलब अनपच वाला भोजन होता है, जो पच नहीं पाता है, उसको वो शरीर से बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। मतलब जो केचुआ जो मिट्टी जो उसकी अनपची वाली मिट्टी होती है, या कह लो उसके शरीर से निष्कासित वाली जो मिट्टी होती है, या कह लो उसकी जो पोटी होती है, वो हमारी मिट्टी को क्या कर देती है, उपजाऊ बना देती है, जिससे पौधे को क्या होता है, फायदा होता है और पौधा जो है वो अच्छे से चलता है। तो ये तो थी केचुए की बात। नेक्स्ट है हमारा घोंघा। घोंघे के लिए भी एक क्रियाकलाप दिया रखा है। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? तो इसकी पीठ पर क्या होती है, एक गोल संरचना होती है। ठीक है, इसे कवच कहते हैं। क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। तो ठीक है, और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे कवच कहते हैं और ये घोंघे का क्या है, बाह्य कंकाल। कंकाल जो होता है, हम मनुष्यों में क्या होता है, जीवों मतलब जानवरों में, ठीक है, और पक्षियों में अधिक क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां होती है, हमारा जो कंकाल होता है वो बॉडी के अंदर होता है, और इसका ये जो कंकाल है ये बाह्य कंकाल है, क्योंकि ये शरीर से बाहर है। परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। हमारा कंकाल जो होता है, कंकाल तंत्र जो होता है वो अस्थियों से बना होता है, पर इसका ये कंकाल जो होता है अस्थियों से बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं प्रदान करता। मतलब इस कवच का कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये चलने में सहायता प्रदान करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो घोंघा का कवच जो होता है वो उसे चलने में सहायता नहीं प्रदान करता है, पर इसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, या घोंघे के साथ खिंचता जाता है। मतलब जब घोंघा चलता है तो साथ में ये भी चलता है। ठीक है, आप यहाँ पे घोंघे की आकृति जो है वो देख सकते हो। किस कवच की बात की जा रही है, ये जो कवच है यही इसकी ही बात की जा रही है। ठीक है, इसको ये जब निकल जाता है तो बच्चे कहीं से ढूंढ लेते हैं, इसको खेलते हैं। ठीक है हमने भी बहुत सारे खेले हैं, शंख टाइप में होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखा है घोंघे के को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जैसे हमने केचुए के साथ किया था वैसे हमें घोंघे के साथ भी करना है। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। मतलब क्या करना है, कांच की एक पट्टी लेनी है, कांच की है तो उस पे क्या रखना है, घोंघे को रखना है। अब आपको देखना किधर से, नीचे से देखना है कि वो कैसे चल रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने बोला है कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते हुए देखा होगा। मतलब जब कवच का, वैसे वो कवच के अंदर रहता है, जब कवच का छेद खुलेगा तो ये तो बाहर निकलेगा, तो क्या होता है, कवच के बाहर से एक मोटी मांस संरचना वाला और सिर, सबसे पहले सिर ही बाहर आएगा तो सिर बाहर आते हुए देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद है और जो मांसपेशियों का, दृढ़ पेशियों का बना होता है। ठीक है, जो मोटी पेशियां होती हैं, ठीक है, वो उसके क्या है, पैर हैं। तो हम आपके यहाँ पे दिखा देते हैं अगर दिए होंगे तो यहाँ पे यहाँ दिया नहीं, दिख नहीं रहे हैं, तो वो नीचे के साइड में होंगे। ठीक है, तो वो उसके क्या है, पाद हैं, मतलब पैर हैं, जो काफी मोटे होते हैं और दृढ़ पेशियों से बने होते हैं। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाना है। फिर क्या करना है, पाद की लहरदार गति
दिखाई देगी। मतलब आप थोड़ा सा तिरछा करोगे तो आपको उसके पैरों की जो मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा चलता है तो उसकी जो लहरदार गति है वो आपको दिखाई देगी। क्या घोंगे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है, तो ये जब आप प्रेक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा तिलचट्टा। तिलचट्टा मतलब ये कॉकरोच जो होते हैं उसको तिलचट्टा बोला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रियाकलाप 7 है, किसी काकरोच का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, तो कहाँ चलता है तिलचट्टा? जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। मतलब कितना हुआ 3 जोड़ी का मतलब 6 पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है। ठीक है, तो इसमें भी बाह्य कंकाल होता है। ये जो पंख टाइप में दिखते हैं ये इसका बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, और कठोर होता है मतलब थोड़ा हार्ड होता है। या बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। ठीक है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ठीक है, कई सारी ये इसमें संधियां बनी होती है, इस कारण से इसमें गति भी संभव हो पाती है। ये कह रहे हैं वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, वक्ष, इस वक्ष मतलब इसके यहाँ इस वाले हिस्से से 2 जोड़ी पंख भी होते हैं। तो पंखों के नीचे ही क्या होते हैं, इसके बाह्य कंकाल होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। ठीक है, अगले पैर, ये जो आगे वाले जो पैर होते हैं सकरे होते हैं और पिछले वाले पैर जो होते हैं, यहाँ पे इन वाले पैरों की बात की जा रही है। हम आपको यहाँ पे रफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो पैर होते हैं सकरे होते हैं। ठीक है, पिछले वाले पैर, ये वाले जो पैर इसके दिए हैं बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये पतले हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। ठीक है, तिलचट्टे में क्या होते हैं, विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। कौन सी पेशियां? वक्ष वाली जो पेशियां होती हैं तिलचट्टे को उड़ने में उसके परों की मदद करती हैं और गति प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पक्षी। पक्षी को देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्रियाकलाप 8 दिया गया है। पक्षी के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है, पक्षी जो होते हैं क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। कौन से? बतख हुआ, हंस हुआ, ये जो है जल में भी तैर लेते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। पक्षी किस लिए उड़ पाते हैं? पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। टिक हम वहीं पे लगा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वहां पे हम टिक नहीं लगा रहे हैं। उनकी अस्थियों में क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। तो उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पक्षियों की अस्थियों में क्या होते हैं, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां जो होती हैं हल्की हो जाती है परंतु मजबूत होती हैं। ठीक है, ये पश्चपाद जो होते हैं मतलब पैर जो होते हैं, पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां जो हैं रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। ठीक है, कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता देती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना ही था, बाकी सब आपको पढ़ना जरूरी है। इतना समझ लेना कि एक बार आपके दिमाग में ये चीज बैठना जरूरी है। पर ये याद रखना है कि जो इसकी अस्थियां होती हैं इनमें वायु प्रकोष्ठ होती है, जिससे उनकी अस्थियां जो होती हैं वो हल्की हो जाती हैं। बात आती है वायु प्रकोष्ठ क्या होता है, तो वायु प्रकोष्ठ का मतलब उनकी हड्डियां जो होती हैं अंदर से खोखली होती हैं पर मजबूत होती हैं। ऐसा नहीं मजबूत नहीं होती है, खोखली होती है, जिससे इनमें वायु भर जाती है और ये हल्की हो जाती है। ठीक है, तो इनकी जो आगे वाले पैर जो होते हैं, ठीक है, ये तो पिछले वाले पैर है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो ये पिछले वाले पैर हैं इनके, जो उनको चलने में सहायता करते हैं, और ये आगे वाले पैर हैं जो पंख बन जाते हैं। ये वक्ष से जुड़े होते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं और उड़ने में सहायता देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है हमारा मछली। मछली में क्या होता है, कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि इसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। ठीक है, इसे धीरे धीरे धक्का देना है, क्या है, जल पर आगे की ओर जाती है तो भाई हम जब इसे धीरे धीरे धक्का देंगे तो जल पर ही मतलब आगे की ओर ही बढ़ेगी। ये कागज की नाव तो आपने भी बहुत खेली होगी, सबने खेली होगी। ये कह रहे हैं अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव में सरलता से चल सकती है? मतलब आपने देखा जब हमने नाव को इस तरीके से दिया, इस तरीके से धक्का दिया, नाव तो हमारी आगे बढ़ रही थी, पर नाव हमारी कैसी थी, ऐसी थी ना। अब ये कह रहे इधर से धक्का दो नाव को, अब आप नाव को चलाओ, क्या नाव इस दिशा में जाएगी, इस चौड़े चौड़े हिस्से में तैरेगी? तो आंसर होगा ऐसे नहीं तैर पाएगी, ऐसे तैर पाएगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? कैसी है? मछली की जैसी। नाव भी हमारी ऐसी थी और हमारी मछली भी ऐसी ही है, इसीलिए ये बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा, मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा पतला और नुकीला होता है और बीच वाला हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है। तो शरीर की ऐसी आकृति जो होती है क्या कहलाती है? धारा रेखी कहलाती है। धारा रेखी आकृति कैसी होती है? तो मछली का सिर जो होता है और पूंछ जो होती है उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतली और नुकीली होती है। ऐसे शरीर को हम क्या कहते हैं? धारा रेखी शरीर कहते हैं या धारा रेखी आकृति कहती हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। मतलब कैसे निकल जाता है? तो इसकी ये विशेष आकृति है, जब जल इसके पास आता है तो जल इस तरीके से बह जाता है। जब इस तरीके से जल बह जाता है तो ये आसानी से तैर पाती है, इसीलिए ये नाव वगैरह की आकृति भी इसी आकृति में बनाई जाती है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको टिक लगा देते हैं, जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे लिखते हैं मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से बना होता है। तो मछली का कंकाल किससे बना होता है? दृढ़ पेशियों से ढका रहता है, बना नहीं होता है, दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। ठीक है, मतलब मछलियों के अंदर भी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, यह दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में हो जाती है। मतलब इसे तैरना है, इधर जाना है तो पूंछ हमारी इधर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको इधर जाना है तो पूंछ हमारी इधर हो जाएगी। समझ रहे हो? विपरीत हो जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती हो तो तीव्रता से इसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जो पूंछ के पंख होते हैं, जो यहाँ पे इसके ये पंख टाइप में लगे होते हैं, ये तैरने में इसको सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आगे फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। मतलब जो आगे वाले पंख जो होते हैं वो तैरने में सहायता तो करते ही करते हैं और साथ में दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। मतलब किस साइड में जाना उस हिसाब से वो अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस तरह के पंखों की विशेष आकृति पहनते हैं, उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? तो देखा होगा आपने कि गोताखोर भी इस तरीके से कभी कभी पहन के चले जाते हैं मछलियों की तरह कपड़े। ठीक है, सर्प कैसे चलते हैं? आगे है हमारा सर्प। सर्प कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं। नहीं तो यूट्यूब खोल लो, आप देख सकते हो। क्या यह सीधा चलता है? तो आंसर होगा नहीं, सांप भाई ऐसे ही हमारा चलता है। ठीक है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। तो कैसा होता है? सर्प का मेरुदंड जो होता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जिसके सहारे हम खड़े होते हैं, ऐसे ही सर्प का मेरुदंड होता है। वो कैसा होता है? लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। तो शरीर की पेशियां कैसी होती हैं? क्षीण मतलब पतली और असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारी होती हैं। वे परस्पर कैसे जुड़ी होती
जोड़ती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो पेशियां जो हैं मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में बटा होता है। तो ठीक है, सर्प का शरीर जो होता है अनेक वलय में मुड़ा होता है। ठीक है, वलय मतलब इस तरीके से इसमें ये होते हैं अनेक, इसमें तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनसे जुड़ा होता है। वलय मतलब इस तरीके से गोलाकृति। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसी प्रकार सर्प का वलय जो है उसे आगे की ओर ढकेलता है। और फिर इन्होंने बोला है इसका शरीर अनेक वलय से बनता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल पाता। ठीक है, तो क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि इसका शरीर अनेक वलय से बनता है और प्रत्येक वलय जो होता है उसको आगे बढ़ने में धक्का देता है। इस कारण से क्या हो जाती है, सर्प की गति जो होती है वो तेज हो जाती है। पर सर्प की गति तेज तो हो जाती है, पर वलय में होने के कारण वो एक सीधी रेखा में नहीं चल पाता है, मतलब इस तरीके से नहीं भाग पाता है। वो कैसे भागता है? ऐसे ऐसे भाग पाता है। ठीक है, क्यों? वलय होने के कारण। ये कह रहे हैं हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली हम पूछो के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न उभरे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स, कौन सी? प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक ऐसे प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं का विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में समानताएं एवं भिन्नताएं क्यों हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय के और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत जंतु संपादी क्यों हैं? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना से अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न समाप्त आपने क्रियाकलापों द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किए होंगे और हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे अरस्तु जी के, जो अपने उन्होंने पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा है बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारतीय परंपरा का अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछ सकते हैं कि योग कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? तो वो होता है 21 जून को। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। मतलब झुककर नहीं बैठना चाहिए भाई। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिनसे आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ठीक है, यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं और अधिकतर बुजुर्गों लोगों में देखा होगा आपने इस दर्द को। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिससे एक प्रशिक्षित व्यक्ति देखरेख में किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मेरुदंड, कंदुक खलिका संधि हमारी कमर और जांग के बीच में जो संधि होती है वो हमारी कंदुक खलिका संधि होती है। ठीक है, मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। सूक, अभी आपने देखे केचुओं में सूक पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। उपास्थि जैसे कान में जो हमारी हड्डी होती है उसको हमारी उपास्थि होती है। गुहिका, हमारे मुख से जो नली निकलती है उसको गुहिका बोलते हैं। अचल संधि मतलब दो हड्डियों के बीच में ऐसी संधि जिसमें से एक जबड़ा तो हमारा स्थिर रहता है, दूसरा चलता है, जैसे कि हमारा मुख और जबड़े का ये जुड़ा होना। हमारा ऊपर वाला जो हड्डी है और नीचे वाली जो हड्डी है, अस्थि है, ये हिस्सा अलग जुड़ा है, ये हिस्सा अलग जुड़ा है। ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलता है और नीचे वाला हिस्सा हिलता है। तो ये यहाँ पे जो संधि है वो अचल संधि है। जंतुओं की चाल, हिंज संधि,
और पेशी, बाह्य कंकाल, सोड़ी अस्थियां, दुराग्र संधि, पसली पिंजर। और पसली पिंजर जो वक्ष की हमारी हड्डियां होती, पसलियां होती हैं, वही पसली पिंजर बोला गया। कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखी, ये सारी चीज, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं और ये पॉइंट तो पढ़ना बनता है, हम इनको जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमने ये पॉइंट हमने अगर पढ़ लिए तो पूरा चैप्टर जो है वो हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए होते हैं, तो चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। तो अस्थि और उपास्थि मिलकर क्या बनाते हैं? मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन सुरक्षा करता है? कंकाल। ठीक है, किसकी सुरक्षा करता है? हमारी आंतरिक अंगों की। कंकाल, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ और पांव की अस्थियों से बनता है। तो मानव कंकाल कैसे बनता है? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे एवं श्रोणि मेखला, हाथ पैर की अस्थियां, इन सब से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। मतलब जो हमारी पेशियां होती हैं, जो हमारी हड्डियों के आसपास होती हैं, ये जब सिकुड़ती और फैलती हैं तभी हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, वो सॉरी गति मिलती है। फिर यहाँ पे लिखा है अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है, यह उस संधि की प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, संधियां मतलब कई प्रकार की होती हैं, उसी की प्रकृति के हिसाब से उसकी दिशा और गति जो होती है वो निर्धारित होती है। फिर यहाँ पे लिखा है पक्षियों की दृढ़ पेशियां, हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता है। मतलब पक्षियों में दृढ़ पेशियां भी होती हैं, अस्थि और हल्की अस्थियां होती हैं। दृढ़ पेशियां क्या करती हैं? हल्की अस्थियों को बजाय रखती हैं और उन दोनों से ही क्या होता है? पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मतलब उन दोनों वो दोनों जब हमारे पक्षी के पास होते हैं तो उनको एक क्या मिलती है? पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की गति मिलती है। फिर यहाँ पे लिखा है मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। फिर लिखा है सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और में बहुत जुड़ी हुई पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। फिर लिखा है तिल चट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं। ठीक है, और जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां तीन जोड़ी पैरों, दो जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिल चट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। केंचुओं में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होता है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है। घोंगा पेशी पाद की सहायता से चलता है। तो घोंगा किससे चलता है? पेशी पाद की सहायता से चलता है। तो इसके बाद हमारे अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, तो हम देख लेते हैं भाई कुल कितने क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। कुल का 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कराएंगे। तो फिलहाल हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, सारे क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, इतना काम जरूर कर देना। और आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह सबका नंबर आपके पास होगा, सबको आपको हमारी वीडियो शेयर करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।